आप ये सोचिए कि भारत और पाक की आज मीटिंग होने वाली थी और इससे पहले जो हालात बने थे उन हालातों को देखते हुए भारत और पाक की दोनों तरफ की आवाम टेंशन में थी, सदके में थी। कई दर्जनों लोगों की मौत हुई है इस युद्ध जैसे माहौल में। और इस माहौल के बनने के बाद आम आवाम क्या सोच रही थी या सोच रही है, दोनों ओर की लोग कई दिन तक सो नहीं पाए हैं और मुझे लगता है कि कई दिन तक सो भी नहीं पाएंगे। जो हालात बने थे वो हालात कैसे हैं वो सब आपने देखा। और आप ये सोचिए कि इन हालातों के बनने के कारण क्या रहे होंगे, उसे भी थोड़ा समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि आज जो मीटिंग हो रही है क्या दोनों देशों में समझौता हो पाएगा, क्या जो फैसला आएगा उस फैसले से दोनों देश की सरकारों में आपस में समझौता होने की संभावना है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसमें ट्रंप की एंट्री जो रही, अमेरिका की एंट्री ने क्या साबित किया है। अमेरिका के इसमें आने के बाद क्या, जब समझौता कराने की बात हुई थी और सीज फायर रोकने की बात कही गई थी कि अब सीज फायर जो है उस पर समझौता हो गया है, तो उसके बाद क्या हुआ। शहर के बीचों बीच आन गिरा जो बम, जम्मू के सिटी में आकर के बम गिरा और बाकी जो सरहदें हैं उस पर भी पाक की ओर से जो हुआ, क्या उसके बाद पाक पर विश्वास किया जा सकता है। लोग अब क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है, दोनों देशों की सरकारें क्या सोच रही हैं और आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं, वो जुड़ चुके हैं। लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जानते हैं कि आज जो फैसला होगा इस फैसले का असर दोनों देशों की आवाम पर क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। नमस्कार जी। सुधीर साहब, आपको क्या लगता है कि आज 12 मई है, लोगों का इंतजार था। दोनों देश की आवाम जो है इस वक्त उनकी नजरें टीवी चैनल्स पर बनी हुई हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर आज फैसला क्या होगा। आज फैसला आने वाला था और जो हालात बने हैं, पहले उस पर बात करते हैं कि हालात जब ये बने उस वक्त दोनों देश के लोग क्या सोच रहे थे, पाक और भारत के। उन दिनों में लोगों के दिलों में क्या था, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को बारीकी से देख रहे थे, इस पर नज़र बनाए हुए थे। उस वक्त लोगों के दिलों में क्या था जब शुरू हुआ? नहीं, जब ये शुरू हुआ तो भारत ने जो पाकिस्तान में जो पहलगाम के वो इंसिडेंट हुआ था, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जिसमें टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, तो भारत ने जो मिलिटेंट हाइडआउट से पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे अटैक किया और उनको नुकसान पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने उनका साथ देकर भारत की ओर भी हमला किया, जो धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में एक वार का जो रूप ले लिया, समझो उन्होंने। युद्ध हो ही चुका था। वो धीरे धीरे वो पाकिस्तान से ड्रोन आने लगे, हमारे यहाँ से जाने लगे और मतलब एक दूसरे के जो रिहायशी इलाकों में इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर। और इंडिया ने मिलिटेंट के जो वहाँ हाइडआउट से हमारी मिलिट्री ने ये आज भी क्लेम कर रही किया है कि और ऑब्वियसली मिलिट्री ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के यहाँ पे उनके मिलिटेंट हाइडआउट से वहाँ पे स्ट्राइक किया, वहाँ हमने डैमेज किया, वहाँ पे अटैक किया हुआ है। हाँ, अगर पाकिस्तान बोलता है कि हमारे मिलिटेंट नहीं है, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो अमेरिकन फोर्सेस ओसामा को वहां पे आके उन्होंने मार के चले गए ना। वो साबित हो गया कि पाकिस्तान में मिलिटेंट है, बसते हैं, रहते हैं और आर्मी के बेस कैंप के बिल्कुल पास में वो ओसामा वहां पे रहता था, जिसमें अमेरिका ने स्ट्राइक किया था। और जैसे ही धीरे धीरे आगे सिचुएशन बढ़ती गई, इस जो अटैक को ये वार का रूप लेना शुरू कर दिया इन्होंने। और एक स्टेज पे आके ये मतलब ऑलमोस्ट अगर फुल फ्लेज वार के तौर पे ये पहुंच चुकी थी, उस दरवाजे पे ये पहुंच चुकी थी कि ये दोनों मुल्कों के बीच में अब जनता यही सोच रही थी अब फुल फ्लेज वार होगी या अगले पल में फुल फ्लेज वार होगी, वो दस्तक दे चुकी थी। लेकिन सुधीर साहब, लोग उन दिनों में जब ये शुरू हुआ उस वक्त लोगों के दिलों में एक चीज थी कि अब एक तरफा जवाब दे दिया जाए, अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं और पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर अपने आतंकवादियों को भेजता है और भारत के लोगों को निर्दोष लोगों के ऊपर हमले करवाता है। और भारत के लोग इस बार मन बना चुके थे कि अब
कोई देखा नहीं जाएगा, और लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी चर्चाएं हो रही थी। अ, उस वक्त हालात क्या थे, और जब ये वार जैसा हालात बना, उस दौरान में जो लोग बॉर्डर पर थे, जो लोग शहर के बीच थे, जहाँ पर 3-4 जगह पर जम्मू में अलग अलग लोकेशंस पर जो ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ, फिर ये हालात जो हैं ये कैसे थे उस वक्त? देखो, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं। ये कहा जाता है कि वार इज नो सोल्यूशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जी कोई भी डिस्प्यूट है, वार उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वार एक डिस्ट्रक्शन है, मास डिस्ट्रक्शन, जी जिसमें ये नहीं है कि हमने उनका किया, सिर्फ हमने दुश्मन का ही नुकसान पहुंचाना, जिसमें हमारा अपना भी होता है। और आज के युग की वार आपने संसार जी ये देखी, रशिया और यूक्रेन की वार, इलेक्ट्रॉनिक वार से कुल टोटल मिला के यहाँ पे जो हमारी आर्मी है, जिसको हम पैदल सेना कहते हैं, उसका कोई रोल भी नहीं था। वो सिर्फ बॉर्डर पे गार्ड कर रहे थे। वार कहाँ पे हो रही थी? आसमान पे। एयरफोर्स लड़ रही थी वार, और ड्रोन वहां से हो रहा था बस। जिसमें हमारा नेवी वाला जो सिस्टम था वो भी इतना नहीं था। जो हमारी वार लड़ी है वो सिर्फ नेवी और इलेक्ट्रॉनिक, जो नेवी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विप्ड हैं, उनसे वार इन्होंने लड़ी। और भारत की नेवी ने, भारत की एयरफोर्स ने बड़े अच्छे तरीके से उसको, पाकिस्तान के जितने भी अटैक हुए, न्यूट्रलाइज किया। नो डाउट बीच में हमारा कहीं जगह पे नुकसान हुआ है, लेकिन वो आपको संसार जी पता है, अक्सर होता है, कभी ना कभी लूप होल मिल जाता है, बीच में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको भी चलाने वाला एक ह्यूमन बीइंग होता है, तो वो निकल आते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया था। जब लास्ट दिन इसको सीज फायर हुआ था, उस दिन सुबह पूरे जम्मू कश्मीर ने ये देखा था कि पाकिस्तान ने किस तरीके से सुबह 5:05 पर जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। साइमल्टेनियसली अटैक किया था, एयर अटैक हुआ था, वो उसको हम बोलते हैं एयर अटैक, जिसमें हमारे इर्द गिर्द सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन चले थे। और उसमें अभी अफसोस की बात है कि हमारा एक एडीसी रजौरी भी इसी तरह उसी में शहीद हो गया। तो वो घर में थे, वो उसी ड्रोन अटैक से वो भी शहीद हुए थे। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमें। और इसके अलावा फौज के लोग भी हमारे वहां पे हुए। ये चीजें उसके बाद में, जब लास्ट दिन में जब ये हुआ था ना, जनता में एक बड़ा खौफ था, पैदा हो गया था। क्योंकि हम 2 दिन, आपने ये देखा संसार जी, 2 दिन 3-4 दिन वार रही। 2 दिन बहुत जबरदस्त तरीके से। एक दिन, पहला दिन लोगों ने सोचा कि ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन जाके लोगों के जहन में एक खौफ, एक डर वो आ गया। जब बॉर्डर के लोग जो है वो माइग्रेंट हो गए वहां से, वो पूरे LOC IB के जितने लोग थे बॉर्डर हो गए, बॉर्डर पे शेलिंग चलती रही। और उस शेलिंग में वो उन लोगों के, बेचारों के लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गए, नुकसान पहुंचा उनको। और वो आज तक अपने, सरकार ने उनको अभी रोक के रखा हुआ, आज तक वो अपने जो गांव में या घरों में वापस नहीं गए हुए हैं। लेकिन सुदीप साहब, ऐसा है कि लोगों के जहन में ये था, मेरे ख्याल से, जो मेरी नॉलेज में है, जो मैंने सर्वे किया, जो लोगों से बात हुई, तब ब्लैकआउट करने की बात कही गई थी। ये सोचा गया था कि ब्लैकआउट से ये नहीं होगा। तो लोग अब ये कह रहे हैं, जिनके घरों में ड्रोन के थ्रू बम गिरा है, उन्होंने ये कहा कि ये 65 की और 71 की जंग नहीं है, ब्लैकआउट से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये साबित हो गया कि शहर के बीच, जहाँ पर बॉर्डर से लोगों को उठा के भेजा गया कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ पर 4-5 जगह पर जब ये चीज़ हुई, तो सुरक्षा किस लहजे से होगी? क्योंकि लड़ाई क्या 65 और 71 की जैसी है? अब बदल चुका है माहौल। उसे लोग कैसे देख रहे हैं? जब आपकी लोगों से बात हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, ये एक मैं आपको चीज बता दूं कि अगर जिन लोगों के जहन में ये चीजें हैं कि ब्लैकआउट से, जो पहले 65, 62, 71, ब्लैकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैकआउट से बहुत फर्क पड़ता है। ब्लैकआउट से जब दुश्मन का ड्रोन या दुश्मन का जहाज हमारे एरिया के अंदर होता है, उसको टारगेट मिलता है। और वो टारगेट उसको पता होता है ऊपर से कि मैं ये यहाँ पे ये चीजें हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन ये है, हॉस्पिटल ये है, इनका टेलीफोन एक्सचेंज जहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस होती है। वो
अगर ब्लैकआउट नहीं होता तो उसमें वो दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं, उसको इजी टारगेट मिल जाता है। जी ब्लैकआउट का यही मतलब होता है कि दुश्मन के जहाज को, दुश्मन के जो ड्रोन है उसको टारगेट ना मिले। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि जैसे जनता, जैसे आपने बताया कि जी। जनता टोटली पहले दिन नॉन सीरियस थी, बिल्कुल। टोटली नॉन सीरियस थी। उन्होंने इसलिए लाइटें ऑन रख दी कई लोगों ने। लाइटें ना ऑन रखी, गाड़ियों में घूमते रहे जैसे पता नहीं कोई कोई ना उत्सव मना रहे होते हैं, उत्सव मना रहे मतलब थे। उन्हें ये लगा कि जैसे कोरोना था वैसे हालात हैं, बाहर निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं, पुलिस वालों से बहस हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लोगों को लग रहा था। वो उन्होंने उत्सव के तौर पे मनाया। कभी कोई गाड़ी में यहाँ जा रहा है, कोई बाइक में जा यहाँ वहां जा रहा। अब से एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी तो पुलिस होती नहीं है कि वो हर चौराहे पे, हर घर के बाहर, हर गली के बाहर खड़ी कर दे। वो पैनिक भी क्रिएट नहीं कर सकते। पैनिक भी नहीं क्रिएट हो सकता था। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि कुछ लोग थे, संजीदा लोग थे, उन्होंने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में अपनी लाइट्स बंद की, स्ट्रीट लाइट बंद करी। इवन के मैंने यहाँ देखा कि जो सोलर लाइट लगी हुई थी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहले दिन उसको बंद नहीं किया था, लेकिन लोगों ने लंबी लंबी सीढ़ियां लाई, जी वहां ला के उन पे कपड़े बांध दिए। पहले दिन की बात है, लोगों ने वॉलंटरी उनको कपड़े बांध दिए, और जिन लोगों ने लाइटें ऑन रखी थी उनके घरों में या उनके जाके उनके लाइटें बंद करी। ये बड़ी अवेयरनेस की बात है। अब हम नहीं कह सकते ब्लैकआउट का इसका कोई मतलब, ये ब्लैकआउट का अब कोई, नो डाउट वार जो है, ये वार अलग किस्म की वार थी, सबके लिए ये पहली वार थी। जी ऐसे हालात जो थे ये जो वार में इलेक्ट्रॉनिक वार थी ना, ये मैंने आपको यही बताया कि एयरफोर्स लड़ रही थी इसमें, एयर स्ट्राइक हो रही थी, ये डिफरेंट किस्म की वार थी। अगर हम लोग, मैंने आपको बताया कि जनता का इतना सहयोग रहा एयरफोर्स को कि जनता ने खुलकर एयरफोर्स का साथ दिया। लोगों ने यहाँ जहाँ भी लापरवाही की, जिन लोगों ने उनके घरों में जाके उनको उन्होंने टारगेट किया या डांटा उनको उनकी लाइटें बंद करवाई, मजबूरी से बंद कराई। और आपने देखा कि कल रात भी पूरे जम्मू में एक किस्म का बिल्कुल ब्लैकआउट था, कल तक बिल्कुल ब्लैकआउट था कि लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई विश्वास करना बड़ी मुश्किल सी बात है। कुत्ते की दुम की तरह है पाकिस्तान, वो कुत्ते की वो दुम है जिसे 12 साल भी उस बोतल में डाल के रखें तब भी सीधा नहीं होगा, ऐसे हालात उसके हैं। लेकिन ब्लैकआउट पर बात हुई है, पहले दिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने सीरियस नहीं लिया। अब ये जो लाइटें ऑन रही, जिसे टारगेट किया गया, इससे एक चीज़ समझ आती है कि लास्ट जो सिटी के अंदर जो ड्रोन गिरे वो सुबह 5 बजे की घटनाएं थी, क्योंकि लाइट थी उस वक्त, तो पाकिस्तान को लाइट की ज़रूरत थी, ये तो साबित हो रहा है। नहीं, जब सुबह उस दिन क्या हुआ था कि जब ऑलमोस्ट 4:30 के करीब पाकिस्तान ने अपना अटैक शुरू कर दिया था। लोगों को जो सबको पता चला, जैसे पता चला 5:05 के करीब सबको पता चला। उस वक्त जो एक हमारा ब्लैकआउट होता था ना गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के एंड की ओर से, उन्होंने एक सायरन बजा के, उसको उन्होंने लंबा सायरन बजा के, मतलब वही होता है, जब ये मैं लोगों को बता दूं, जब रुक के सायरन बजता है उसका ये मतलब होता है कि खतरा शुरू हो गया, पाकिस्तान का दुश्मन का जहाज हमारी एंटर कर चुका है। जब वो एक लंबे तरीके से बजता है, वो एक ही स्पीड में बजता है, इसका मतलब खतरा टल गया। हाँ, तो वो जो तब वो हो चुका था, लोग सोए हुए थे, बड़े आराम से सोए हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक मतलब उन्होंने एक मौका डाला, मतलब रखा कि सुबह सबको नींद पड़ी होती है, रात भर ये जागे हैं। उन्होंने 5:05 में जब सुबह 5 बजे के बाद स्ट्राइक किया, एकदम से स्ट्राइक किया। जम्मू एयरपोर्ट पे किया स्ट्राइक, जम्मू एयरबेस पे किया, उधमपुर एयरबेस पे किया, श्रीनगर एयरबेस पे किया, पठानकोट एयरबेस पे किया, जितने और हमारे नॉर्दर्न रीजन के एयरबेस पे थे, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उसी समय उन्होंने अटैक किया। नो डाउट हमारे जो अलर्ट जो थे एयरफोर्स वाले, पर्टिकुलर हमारे एयरफोर्स वहाँ पे, उन्होंने सब ने उनके अटैक को न्यूट्रलाइज किया। बीच में हमारा नुकसान हुआ क्योंकि जो ड्रोन आए थे उन्होंने अटैक, जो कहीं पे गोले तो गिराए, उन्होंने अपना अनलोड तो करना था, उन्होंने किया। जब उनको टारगेट नहीं मिला, उन्होंने रिहायशी इलाकों में टारगेट किया, जैसे जानीपुर में था,
अपना ये जो बख्शी नगर में था, रिहाड़ी कॉलोनी में था, फिर अपना ये जो आप शंभू वाला एक इलाका था, बरनाई था, भानतला था, ऐसे लोगों को उन्होंने मिला जो आर्मी इंस्टॉलेशन के पास पास थे। जी। लेकिन उनको जो मेन टारगेट था ना, जो हमारे सेंसिटिव एरिया था, वो नहीं मिले। रिहायशी इलाकों को नुकसान उस वक्त पहुंचा, वो एक बड़ी दुखद की बात थी। ये वो लेकिन सबसे उसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी लोगों की भी लापरवाही रही, लाइटें कहीं ऑन रही, एक ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तो है ही, उसके मंसूबे ही यही हैं कि भारत को वो आज से नुकसान करने के प्रयास तो नहीं कर रहा। अब चलते हैं पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ उस और चलते हैं थोड़ा जा, क्योंकि भारत की तो बात हमने कर दी। पाकिस्तान के हालात क्या रहे उन दिनों में? हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने जो काम किया है, किस तरीके से सबक सिखाया है उसे, उस पर बात करते हैं। इसके बाद आगे ले चलेंगे लोगों को कि आज जो 12 मई है, आज जो फैसला होने वाला, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ के हालात क्या रहे पाकिस्तान के? इंडियन जो हमारे एयरफोर्स थी, नेवी थी, उन्होंने भी बड़ी मुस्तैद थी, उन्होंने भी अटैक किए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे इन्होंने रिहायशी इलाकों में अटैक किया हुआ है। तो हमारे जो नेवी की जो जैसे जॉइंट इनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई, या दूसरा हमने ये देखा, उन्होंने मिलिटेंट जो इनके हाइडआउट से, यहाँ पे जो मिलिटेंट की इनकी ट्रेनिंग थी, जैसे आपने बाबलपुर का हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि हमारा वहाँ पे अटैक हुआ, तो वहाँ पे एक मस्जिद में, वो कह रहे हैं हमारी मस्जिद थी, तो हमारे जो इनपुट थी, हमारी जो यहाँ इस एंड पे थी, राह की इनपुट थी, उस मस्जिद में वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था। जो ट्रेनिंग कैंप था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने वो डिस्ट्रॉय किया, वहाँ अटैक किया, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा उनकी जो कैजुअलिटी की उन्होंने, मिलिटेंट्स के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाया उन्होंने मिलिटेंट को। ये भी एक बहुत ज़रूरी था कि अगले कंट्री को ये ना सोचे कि ये हम इनके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे, हम इनके कंट्री के अंदर मिलिटेंट भेज रहे जा रहे हैं, किसी एक रूट से, दूसरे रूट से, तीसरे रूट से भेजे जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे, हम इनके ऊपर हावी हो गए। लेकिन इन्होंने, हमारी एयरफोर्स ने बड़ी मुस्तैद थी, जिसमें आर्मी थी, ये सब मिलके इन्होंने नेवी ने एक जॉइंटली ऑपरेशन जब ये लॉन्च किया, तो पाकिस्तान के अंदर जो इनके कैंप थे, आतंकवादियों के कैंप थे, उन कैंप के अंदर इन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। नो डाउट वो यहाँ पे, अगर हम ये कहें कि जैसे वार होती है, वार में कोई स्पेसिफिक नहीं होता, उनको एक आध कोई सिविलियन के बीच में भी, सिविलियन एरिया में भी बम गिरे होंगे या कुछ गिरा होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन सुधीर साहब, जब आतंकवादी मरते हैं तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आतंकवादी हम लोग नहीं भेजते हैं, लेकिन जब आतंकवादी मरे उसके बाद पाकिस्तान क्यों बौखलाया? उसे ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? उसने बौखलाने के बाद भारत पर हमला बोल दिया, अपनी सारी हदें और सीमाएं वो पार कर गया, जबकि वो ये कहता है कि हम तो आतंकवादी भेजते नहीं हैं, आतंकवादी हमारे नहीं है। नहीं, अगर उनके आतंकवादी नहीं है, वो तो अमेरिका ने भी देखा, वर्ल्ड ने भी देखा, उनके आतंकवादी नहीं है, तो वो ओसामा बिन जो था, वो क्या कर रहा था वहां पे? उनके आर्मी बेस कैंप के पास रह रहा था और सेफ जोन में रह रहा था, वो क्या कर रहा था? हाफिज सईद वहां पे है या दूसरे लोग वहां पे है, पाकिस्तान शेल्टर तो दे रहा है ना उनको। ये नहीं है कि पाकिस्तान हमने मतलब गलत किया। पाकिस्तान ने जो है इन मिलिटेंट बड़े, जिसको हम बोलते हैं खुखार मिलिटेंट, वर्ल्ड के माने हुए मिलिटेंट हैं, इनको वहां पे शेल्टर दी है, और ये वहां लॉन्चिंग पैड है, वो लॉन्चिंग पैड के हमारे मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो अटैक हम सिविलियन के ऊपर है, हमारी इकॉनमी के ऊपर है, और हमारी फौज के ऊपर है। तीन चीजों के ऊपर उनका अटैक है ना हमारा, कि हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं करे। सिविलियन मारेंगे तो दहशत रहेगी सिविलियन के अंदर, ठीक है, फौज मारेंगे तो तब भी सिविलियन के अंदर दहशत रहेगी। ये उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकल था कि ये प्रॉक्सी वार को जैसे उन्होंने रखा था। हमने इस प्रॉक्सी वार में काफी जो कुछ सीखा, और हमारी फौज ने इनको बड़ी तरीके से जवाब भी दिया। जितने बार भी इन्होंने अटैक किया, नो डाउट हमारा पुलवामा और उसके बाद में पहलगाम में हम पीछे रह गए, लेकिन जो बाकी अटैक हुए, हमारी आर्मी पूरी तरीके से अलर्ट थी, इन्होंने काफ़ी मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया। और जैसे आपको मालूम है कि ये लोग भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, अपने वेपनरी सिस्टम को चेंज करते रहते हैं।
मे भी उसकी वजह से ये 2-3 जो हमारे जो लास्ट में इन्होंने अटैक किए, तो हम इनको सबक ना सिखा पाए जो सबक हमें सिखाना चाहिए था। पहले सिखा देना चाहिए था, थोड़ा देर हुई लेकिन सबक अब पाकिस्तान को सिखा दिया गया है। अब लौटते हैं इस बात पर कि आज 12 मई है, आज वो फैसले की घड़ी है और इस फैसले के बीच में ट्रंप की एंट्री। अब ट्रंप का इसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि ट्रंप का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए था, भारत खुद डिसीजन मेकर है और पाकिस्तान जैसे देश को मेरे ख्याल से ट्रंप जो है वो कहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी आंकलन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का अब आखिरी समय आ गया था, अब भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने वाला था पूरी दुनिया के, और अब ट्रंप ने एंट्री बीच में मार दी। पहले ट्रंप पीछे क्यों रहे, अब बीच में क्यों है? क्या पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कुछ ऐसे संबंध हैं जो अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए बीच में आ गया? क्योंकि अब सीमा पार हो चुकी थी बर्दाश्त की। अब भारत जो था वो फुल फाइनल तैयार था पाकिस्तान के अंत की ओर। देखो, जब दो मुल्क की लड़ाई होती है, जब कहीं भी घर में दो भाई लड़ रहे होते हैं, तो हमेशा जो बड़ा होता है ना, वो सुलह के लिए आता है। छोटे को अगर बीच में डालोगे ना, उसकी सुलह को माना नहीं जाता। अक्सर देखा है सबने। अब दो न्यूक्लियर पावर कंट्री लड़ रही थी, तो डिप्लोमेटिक तरीके से रशिया, डिप्लोमेटिक तरीके से अपना यूएई और अमेरिका, ये आगे आए। इन्होंने वो इसी बीच जो हमारे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान में भी गए और इंडिया में भी आए। नेगोशिएशन चल रही थी। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। ये नहीं था कि हाँ, इंडिया वाले थोड़ा सा रुक के अगर चलाते थे पाकिस्तान, उनको ये खतरा था वर्ल्ड को कि अगर पाकिस्तान लूजिंग साइड पे चला गया, ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देगा। तो तभी उनको एक अंदेशा आया उनको, जिससे उन्होंने, रशिया ने भी जंप किया डिप्लोमेटिक तरीके से, और अमेरिका ने भी, यूएई ने भी बीच में आके इनकी समझौता कराया, संधि कराई। वो सीज फायर नहीं था, जैसे वो एक ट्रंप ने ट्वीट करके बताया था कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने ये बताया, बाद में क्लियर किया। वो था दैट वाज ए सिंपली स्टॉपेज ऑफ फायरिंग, दैट इज, उसको हम सिंपल सीज फायर नहीं कहा था। उन्होंने वर्ड यूज किया था, हमने सिर्फ फायरिंग को स्टॉप किया हुआ है। सीज फायर उन्होंने कभी यूज नहीं किया, आज तक भी नहीं किया हुआ। क्योंकि उस दिन भी जब डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई थी, वहां पे उन्होंने ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे पर फायरिंग जो है वो रोक देंगे। लेकिन ये भी तो कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत करता है, उसके बाद में फिर उसका क्या हाशिर होगा, ये कहा गया था। लेकिन उसी दिन सुबह जम्मू के 4-5 जगह जो है पाकिस्तान हमला कर देता है। नहीं, वो जब जो डीजीएम की लेवल टॉक हुई थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ने उस दिन भी अटैक उल्लंघन किया, सीज फायर वायलेशन की, अखनूर सेक्टर में किया, सुंदरबनी में किया, और कश्मीर सेक्टर में जाके किया इन्होंने, वहां उल्लंघन किया, जैसलमेर में किया, पंजाब में किया, पाकिस्तान ने वहां भी किया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी बीच में आ रही थी कि पाकिस्तान क्यों कर रहा था ये चीज। जब उन्होंने बोला कि स्टॉपेज ऑफ फायरिंग या सीज फायर बोल दिया, तो उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर प्रवोक करने की कोशिश की। लेकिन हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उन्होंने बड़ा धैर्य रखा, हौसला रखा, और इस सिचुएशन को भी उन्होंने डिफ्यूज कर दिया, बड़े अच्छे तरीकों से उन्होंने बड़े डिफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 50 साल के बाद संसार जी ये लड़ाई आई है बाहर। 50 साल के बाद पहले जब बीच में था, हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम, वो तो इन्होंने वेल इक्विप्ड था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो हमारे प्रिकॉशन मेजर है, वो डेड हो चुके थे। यहाँ मुझे कहने में कोई इनका संकोच नहीं है कि ये हमारे लिए क्या था, जिसमें डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसको भी तैयार रहना होता है। तो वो हमारे जो सिस्टम थे, जैसे सायरन सिस्टम था, वो सायरन सिस्टम अब मैं यहाँ पे बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो अब हमारी जरूरत है कि हम लेटेस्ट जो हमारे अपडेट हो जाए, लेटेस्ट जो वर्जन है ना, वो लगा के उनको पूरी तरीके से तैयार रहें, ताकि भारत ने अभी भी कहा हुआ है, हमारी आर्मी फोर्सेस अभी भी कह रही हैं कि अब अगर पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ किया तो हम उसको सबक सिखाएंगे। और वो सिखाएंगे, ये नहीं है कि नहीं सिखाएंगे, वो जरूर सिखाएंगे।
क्योंकि बार बार तंग करने से बेहतर है एक ही बार इलाज कर दिया जाए। अब आखिरी सवाल है कि दोनों देशों की आवाम इसे कैसे देख रही है और सरकारें कैसे देख रही हैं, और आपको क्या लग रहा है कि आज इसका फैसला क्या होगा? क्या समझौता हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? किन शर्तों पर समझौता हो सकता है? नहीं, समझौता ऑब्वियसली होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के जो अमेरिका, रशिया, ये लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये करवा रहे हैं। ऑब्वियसली समझौता तो होगा, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी, एक जो होगी जैसे कश्मीर वाला इशू है, वो वाला भी वहाँ पे उठेगा, लेकिन वो एक डिप्लोमेटिक आर्मी नहीं उठाएगी वो वाला। जो लोग कह रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है, जो डीजीएमओ के लेवल के टॉक्स में ये कश्मीर का वो इशू है, ये नहीं वहाँ पे उठने की संभावना है। लेकिन दोनों डीजीएमओ ये तय करेंगे कि आइंदा से आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं करो। पाकिस्तान को बोलेगा हमारे डीजीएमओ, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, अगर आपने की हिमायत की, आपने अगर ये ऐसी हिम्मत की, तो अब की बार जो है वो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट है, और ऑब्वियसली अलर्ट है। अगर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई, वहां पे इन्होंने वहां पे कुछ किया, तो उसका जवाब, माकूल जवाब, और उसी समय जवाब मिलेगा वो। लेकिन लगता है आपको आज ये फैसला जो है वो हो जाएगा और दोबारा पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? बस क्लियर है? नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है ये इस चीज को मानना, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के हालात के अंदर के हालात में भी खराब है। पाकिस्तान को आर्मी चलाती है जी, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। जो सरकार पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ चलेगी, उसको वो सरकार को गिरा देते हैं। आपने देखा इमरान खान का आज की हालत जी। तो पाकिस्तान आर्मी को भी ये पता चल गया है, तो पाकिस्तान डिपेंड रखता है अमेरिका के ऊपर, फॉरेन जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के ऊपर डिपेंड है। पाकिस्तान के पास तो अपना भी इतना इक्विपमेंट तो है नहीं ना। अभी भी पाकिस्तान को कुछ मुल्क ने जो इमदाद पहुंची है, हेल्प की है, बड़ा अच्छा तरीके से। जो रशियन जो प्रेसिडेंट थे और अपने जो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बीच में इंटरवेन करके इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया। इस वार जो अगर वो 2-4 घंटे नहीं बीच में पड़ते, तो ये फुल फ्लेज वार में एस्केलेट हो चुकी थी। टाइमली इंटरवेन बीच में करने से एक बहुत बड़ा जो डैमेज था दोनों मुल्कों के अंदर, वो उन्होंने रोका, जिसमें जनता को भी रिलीफ मिला। और हम यहाँ पे अभी हमारे पड़ोसी मुल्क, वो भी हमारे ही तरह भाई हैं, हम उनको भी ये कहते हैं कि आप अपनी जो वहाँ पे फैक्ट्री रखी हुई है, आपने मिलिटेंट की फैक्ट्री चला रहे हो, आप उसको जरा अब उस तरफ उसको बंद करके आप डेवलपमेंट की इशू की तरफ आओ, अब अपने इकोनॉमी की तरफ इशू पे आओ, वहाँ पे आप दूसरी तरफ लेके जाओ। आप ये जो फैक्ट्री है, इसको बंद करके आप मेन इशू पे जो अपने देश को आगे बढ़ाने वाले उस तरफ आओ। जी, बहुत धन्यवाद सुधीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। सुधीर साहब हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर जी, और सुधीर जी ने बताया है कि क्या हो सकता है। आखिर में एक चीज़ कही है कि पाकिस्तान अगर आतंकवादियों की फैक्ट्री बंद नहीं करता, उसके बाद पाकिस्तान के हालात क्या हो सकते हैं। ये साफ है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए, ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं होगा, करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन अगर भारत ने 1 घंटा भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान भारत क्या दुनिया के नक्शे से नहीं दिखेगा। ये बात समझनी होगी। और आज के फैसले के बाद एक चीज़ तो बीच में भारत सरकार की ओर से और हमारी फोर्सेस की ओर से साफ कर दी गई है कि अब अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की, ऐसी कोई हरकत की, कोई मिलिटेंट यहाँ भेज करके ऐसा करने का प्रयास किया, या फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद उसे युद्ध में कैसे तब्दील कर दिया जाएगा, ये आप सबने खबरों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर देख लिया। लेकिन आज का जो फैसला होगा, इस फैसले में क्या होगा, ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। और एक चीज़ साफ है कि पाकिस्तान की इस बार की हरकत पाकिस्तान को कहाँ तक पहुँचा देगी, दुनिया के नक्शे से गायब कर देगी, ये पाकिस्तान को समझना होगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद सुधीर जी। नमस्कार।